मैं नौकरानी नहीं देवरानी हूँ। जानवी अपनी छोटी बहन कनिका से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। वो अपने घर की सुख सुविधाओं को कनिका को दिखाते हुए कहती है, अरे कनिका, तू कुछ दिनों के लिए यहीं रहने आ जा। अब तो मेरे देवर अक्षय की भी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। तू यहाँ आएगी तो मैं तुम दोनों की शादी की बात भी चला दूंगी। फिर हम दोनों बहनें एक ही घर में राज करेंगी। तुझे तो पता ही है कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ और तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो पूरा घर हमारी उंगलियों पर नाचेगा। दीदी आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं शाम तक आपके पास पहुँच जाऊंगी। जानवी फोन रखती है और हॉल की तरफ बढ़ती है। हॉल में उसकी सास और उसका पति आकाश बैठे चाय पी रहे हैं। जानवी वहां आकर सोफे पर बैठती है और कहती है, माँ जी आपको एक बात बतानी थी। मेरी छोटी बहन कनिका आज कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जानवी, कनिका तो बहुत प्यारी बच्ची है। उसे आए हुए भी काफी समय हो गया है। ठीक है, वो आज आ रही है तो तुम रसोई में उसकी पसंद का कुछ अच्छा बना लेना। मेहमान आ रहे हैं तो स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, कनिका अचानक आ रही है? तुमने पहले बताया नहीं जानवी। पर चलो ठीक है, अक्षय भी घर पर ही होगा शाम को। अक्षय की नई नौकरी की खुशी में एक छोटा सा पारिवारिक मिलन भी हो जाएगा। जानवी मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। शाम का समय होता है, घर की घंटी बजती है। जानवी दौड़कर दरवाजा खोलती है तो कनिका अपने बैग के साथ खड़ी होती है। जानवी अपनी बहन को गले लगा लेती है और कहती है, कनिका कितनी सुंदर लग रही है। तू चला बैठ और देख, अब मैं तुझे जल्दी जाने नहीं दूंगी। जानवी अपनी बहन को हॉल में बिठाती है। घर के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा होते हैं। अक्षय भी ऑफिस से वापस आ चुका है। वो कनिका को देखकर मुस्कुराता है। थोड़ी देर कनिका से बात करने के बाद जानवी डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना देखकर कनिका कहती है, वाह दीदी, खाना तो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। ये पनीर की सब्जी और कोफ्ते, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। आपने सच में बहुत मेहनत की है। दीदी आपने खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया है। कनिका, तुम्हारी दीदी ने ये खाना बनाया नहीं है, बल्कि शहर के सबसे बड़े होटल से मंगाया है। इससे तो बस गर्म करने का कष्ट हुआ है। जानवी को तो तुम जानती ही हो, इसे रसोई में जाने से ज्यादा फोन पर ऑर्डर देना पसंद है। अरे भाई, आप भी ना भाभी को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। खैर जो भी हो, खाना भाभी ने बनाया हो या बाहर से मंगवाया हो, बात तो एक ही है। आज भाभी की बहन आई है, इसी बहाने हमें इतना अच्छा और शाही खाना खाने को मिला, वरना रोज तो वही दाल चावल मिलते हैं। अक्षय सही कह रहा है, आज का माहौल बहुत अच्छा है। कनिका बेटा तुम आराम से खाना खाओ और हाँ, ये घर भी बिल्कुल अपने घर जैसा ही समझना। सभी लोग खाना खाते हैं। डिनर करने के बाद जानवी और कनिका छत पर जाती हैं। छत पर ठंडी हवा चल रही होती है। दोनों बहनें एक प्लेट में मूंगफली लेकर बैठी हुई हैं। तभी कनिका जानवी से कहती है, दीदी आपने तो कहा था कि आप शादी की बात करेंगी। पूरे खाने के दौरान आपने एक बार भी अक्षय से इस बारे में कुछ नहीं कहा। तू पागल है क्या कनिका? इतनी जल्दी क्या है? पहले तू अक्षय को थोड़ा इम्प्रेस तो कर ले, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर, उसे दिखा कि तू कितनी समझदार और सुशील है। एक बार वो तेरे वश में आ गया, फिर मैं बात चलाऊंगी। और देख, मेरा प्लान एकदम साफ है। तू मेरी देवरानी बनकर इस घर में आएगी तो हम दोनों मिलकर पूरे घर को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाएंगे। माँ जी की चाबियां हमारे पास होंगी और ये दोनों भाई हमारे कहे अनुसार चलेंगे। बस तू थोड़ा धैर्य रख। दीदी आपकी बातें सुनकर तो मुझे अभी से महारानी वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अक्षय जी को मैं पसंद आ जाऊं। हम साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा। तभी सीढ़ियों से अक्षय के आने की आवाज आती है। वो छत पर टहलने के लिए आता है। तभी दोनों बहनों को देखकर चौंक जाता है और कहता है, भाभी आप यहाँ हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मेरा बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। अगर आप जरा एक कप चाय कड़क पिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे अक्षय, तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? मैं अभी बनवा देती हूँ। कनिका तू जा जरा अक्षय के लिए अपने हाथ की स्पेशल चाय बना कर लिया। जा जल्दी जा। कनिका मुस्कुराती और रसोई की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वो चाय का कप लेकर वापस आती है और अक्षय को थमाती है। अक्षय चाय का घूंट भरता है। तब कनिका कहती है, बताइए अक्षय जी, चाय कैसी बनी है? आपको चीनी कम तो नहीं लगी? चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है कनिका जी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे पसंद है। आपकी मेहनत सफल रही। वो तो है अक्षय, मेरी बहन हर काम में माहिर जो है। वैसे क्यों ना आज हम सब बाहर घूमने चलें? तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है, हमें कहीं घुमाने का प्लान नहीं बनाएगा क्या? आज मौसम भी बहुत सुहाना है। क्यों नहीं भाभी, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलिए आप सब तैयार हो जाइए, हम सब अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा। अक्षय के ऐसा कहने पर दोनों बहनें नीचे आती हैं और तैयार हो जाती हैं। वो सभी तैयार होकर बाहर निकलते हैं। वो एक आइसक्रीम पार्लर पर रुकते हैं। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अपनी पसंद की आइसक्रीम खाते हैं। अक्षय और कनिका भी साथ साथ चल रहे हैं। जानवी दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। तभी अचानक अक्षय का फोन बजता है और अक्षय फोन पर बात करता है। हाँ विशाल, क्या? ये कब हुआ?
अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आकाश भैया मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त विशाल का फोन था, वो बहुत परेशान है। क्या हुआ अक्षय, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? भैया विशाल के किसी कजिन की माँ का देहांत हो गया है, उसे तुरंत गांव निकलना है और वो चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है। आप कनिका जी और भाभी को लेकर घर चले जाना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अक्षय तुरंत वहां से निकलता है और विशाल के घर पहुंचता है। विशाल अपनी बाइक के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। वो अक्षय को देखकर कहता है, भाई अच्छा हुआ तू आ गया। मेरी कजन सिमरन की माँ नहीं रही, गांव में वो बेचारी एकदम अकेली है। उसके पिता पहले ही गुजर चुके हैं। हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ हाँ तू चिंता मत कर विशाल, मैं तेरे साथ हूँ, चल अभी निकलते हैं। अक्षय और विशाल बाइक से रात के सन्नाटे में गांव की तरफ निकल जाते हैं। उधर कनिका भी अपने घर चली जाती है। लंबी यात्रा के बाद वो सुबह सुबह गांव पहुंचते हैं। गांव का माहौल बहुत गमगीन है। एक छोटे से कच्चे मकान के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हैं। अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सिमरन अपनी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके सहारे जीऊंगी? उठो ना माँ, एक बार मुझसे बात करो। गांव का सरपंच और कुछ अन्य लोग वहां आते हैं और कहते हैं, सिमरन बेटी खुद को संभाल। अरे जो चला गया वो वापस नहीं आता। अब हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। अरे धूप चढ़ रही है, ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। अक्षय और विशाल अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था में मदद करते हैं। सभी लोग मिलकर सिमरन की मां का अंतिम संस्कार करते हैं। शमशान घाट से वापस आने के बाद सिमरन अपने खाली घर के आंगन में सुध बुध खोकर बैठी है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी जो गांव का एक साहूकार है वहां आता है और सिमरन से कहता है, ए लड़की, अब रोना धोना बंद कर। तुझे पता है कि तेरे घर का किराया पिछले 6 महीने से नहीं दिया गया है। तेरी माँ बीमार थी तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो चली गई है तो मेरा घर खाली कर दे। मैंने यह घर किसी और को बेच दिया है, तो अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जा। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। माँ ही मेरी दुनिया थी। कृपया मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। समय वह कुछ नहीं मिलेगा। शाम तक अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा। मुझे अपना घर चाहिए। वो आदमी ऐसा कहकर चला जाता है। विशाल और अक्षय ये सब देख रहे होते हैं। विशाल अक्षय को एक तरफ ले जाता है और कहता है, यार अक्षय, देख इस बेचारी की हालत। इसकी माँ मर गई और अब इसके पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं है। मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरी बीवी बहुत झगड़ालू है, वो घर में कोहराम मचा देगी। तू इसे अपने घर ले जा यार, तेरे घर में तो बहुत जगह है। विशाल तू पागल हो गया है क्या? मेरे घर वाले एक अनजान लड़की को कैसे स्वीकार करेंगे? भाभी और माँ जी क्या कहेंगी? मैं ऐसे किसी को घर नहीं ले जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। पीछे खड़ी सिमरन उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब माँ ही नहीं रही तो इस जीवन का क्या मोल? मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। ऐसा कहकर सिमरन अचानक पागलों की तरह गांव की बाहरी सीमा की तरफ भागने लगती है। अक्षय और विशाल हैरान रह जाते हैं। अक्षय ये देखकर विशाल से कहता है, यार वो ऐसा क्यों कर रही थी कि इस जीवन का क्या मोल? मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो ऐसा वैसा कुछ न कर ले। चल जल्दी से चल। ऐसा कहकर अक्षय और विशाल उसके पीछे भागते हैं। वो दोनों भागते हुए देखते हैं कि सिमरन एक पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही है। उसे देखकर लग रहा है कि वो अपनी जान दे देगी। अचानक सिमरन कुएं के पास पहुंच जाती है। अक्षय दौड़ते हुए आवाज देता है, सिमरन रुको, अरे पागलपन मत करो। सिमरन कुएं की मुंडेर पर चढ़ जाती है। जैसे वो कूदने की कोशिश करते अक्षय झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर पीछे गिरा देता। सिमरन जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। अक्षय का दिल पसीज जाता है। वो सिमरन से कहता है, बस सिमरन बहुत हो गया, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दे सकता। अक्षय, तू ये क्या कह रहा है? सोच ले भाई, घर पर क्या होगा? हाँ जो होगा देखा जाएगा विशाल। मैं एक इंसान की जान बचा रहा हूं। सिमरन चलो मेरे साथ। वो दोनों सिमरन को लेकर पास ही एक छोटे से प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं। विशाल पंडित जी से कहता है, पंडित जी, इन दोनों की अभी शादी करवानी है। ठीक है यजमान, आप दोनों बैठिए, मैं शादी की तैयारी कर देता हूँ। पंडित जी दोनों की शादी की तैयारी करते हैं और फिर मंत्रोच्चारण के बीच अक्षय सिमरन की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद सिमरन भावुक होकर कहती है, अक्षय जी, आपने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। मैं जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जीवन के सुख दुख में आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और आपके परिवार को अपना परिवार समझूंगी। यह सुनकर अक्षय बहुत खुश हो जाता है। शादी के बाद अक्षय सिमरन को लेकर शहर की ओर अपने घर रवाना होता है। घर के बाहर पहुंचकर अक्षय की धड़कनें तेज हो रही हैं। उसे पता है कि अंदर तूफान इंतजार कर रहा है।
अक्षय डोरबेल बजाता है। जानवी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। जैसे उसकी नजर अक्षय के गले में पड़ी माला और उसके पीछे खड़ी सिमरन पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी जानवी गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब क्या है अक्षय? ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में फूल मालाएं क्यों हैं? तुमने शादी कर ली? हाँ भाभी, ये सिमरन है मेरी पत्नी। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा। माँ जी, आकाश, जल्दी बाहर आइए। देखिए ये अक्षय क्या तमाशा कर रहा है। इसने तो घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। निर्मला और आकाश हड़बड़ाकर हॉल में आते हैं। सिमरन को नई बहू के रूप में देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। निर्मला के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी निर्मला कहती है, अक्षय बेटा, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? बिना बताए बिना पूछे कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है? अक्षय, कम से कम हमें एक फोन तो कर देते। ये अचानक शादी करने का क्या मतलब है? हम लोग कनिका और तुम्हारी शादी कराने के बारे में सोच रहे थे और तुम हो कि। भैया, माँ जी सुनिए, इसकी माँ गुजर गई थी। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। ये आत्महत्या करने जा रही थी। मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इससे शादी की। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुम पूछ रहे हो गलत क्या है? मैंने अपनी बहन कनिका को यहाँ बुलाया था। मैं चाहती थी कि वो इस घर की बहू बने। वो इतने अच्छे खानदान की है, इतनी पढ़ी लिखी है, और तुम इस गरीब बेघर लड़की को उठा लाए। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बहू शांत हो जा बेटा, अब जो होना था वो हो गया। शादी हो गई है, अब इस हंगामे का क्या मतलब? जाने दे, अब जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। हाँ जानवी, माँ सही कह रही है। अब शादी हो चुकी है, इसे स्वीकार करना ही होगा। गुस्से में घर छोड़ने की बात मत करो। नहीं आक, तुम लोग इसके साथ रहो, मैं नहीं रह सकती। ये लड़की हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। इसने मेरा सपना तोड़ दिया। बहुत समझाने पर भी जानवी भी नहीं मानती और अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी निर्मला वहां आती है और उसे समझाते हुए कहती है, जानवी मेरी बात सुन, अभी गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा। अगर तू घर छोड़कर गई तो आकाश भी तेरे पीछे आएगा और फिर अक्षय भी अलग हो जाएगा। घर टूट जाएगा। एक काम कर, इसे अभी घर में रहने दे। इसे बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी के तौर पर रख ले। घर का सारा काम इससे करवाएंगे, तेरा बोझ भी कम होगा। धीरे धीरे देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी शांत रहे। नौकरानी? ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं इसे रहने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसा कहकर जानवी हॉल में आती है। पीछे पीछे निर्मला भी हॉल में आती है और फिर जानवी सभी से कहती है, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि मेरी नौकरानी बनकर रहोगी। घर का झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना सब तुम्हें करना होगा। अगर मंजूर है तो अंदर आओ, वरना अपना रास्ता नापो। भाभी आप क्या कह रही हैं? ये मेरी पत्नी है, ये नौकरानी नहीं, आपकी देवरानी है। आप इसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? यही तो इसकी सबसे बड़ी गलती है कि ये मेरी नौकरानी नहीं देवरानी है, और इसी की सजा मैं इसे देना चाहती हूँ। फैसला अब तुम दोनों के हाथ में है। अक्षय जी शांत हो जाइए। भाभी जी मुझे मंजूर है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं, आपकी देवरानी हूँ, लेकिन अगर अपने ही परिवार के लोगों की सेवा करनी है, घर का काम करना है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयार हूँ। और वैसे ही किस्मत मुझे अपने परिवार से दूर कर चुकी है। मैं एक बार फिर अकेले नहीं होना चाहती। पर सिमरन ये गलत है। नहीं अक्षय जी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी। सिमरन के समझाने पर अक्षय भी मान जाता है। अब सिमरन घर के अंदर कदम रखती है। जानवी उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। रात हो जाती है और सिमरन को एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है। वो उसी कमरे में जाती है और सो जाती है। अगली सुबह वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती है। वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर रसोई में जाकर गंदे बर्तन धोने लगती है। तभी जानवी भी वहां आती है और गुस्सा होते हुए कहती है, सुन, बर्तन धोने के बाद ये पूरी रसोई अच्छी तरह साफ करना, और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाना। फिर देखेंगे कि तुझसे कौन कौन से काम करवाने हैं। जी जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली जाती है और सिमरन फिर से बर्तन धोने में लग जाती है। बर्तन धोने के बाद वो रसोई की साफ सफाई करती है और फिर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है और हॉल में सभी को लाकर देती है। सभी लोग चाय पीते हैं। तब जानवी चाय का कप फेंकते हुए कहती है, इतनी घटिया चाय बनाई है तूने, गरीब कहीं की। मुझे इतनी घटिया चाय पीने की आदत नहीं है। इसकी सफाई कर और फिर जाकर खाना बना। ये देखकर सिमरन टूटे हुए कप के टुकड़े उठाते हुए मन ही मन सोचती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा वैवाहिक जीवन ऐसे शुरू होगा। मैं इस घर की देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये बर्दाश्त करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए सिमरन कप के टुकड़े ले जाकर डस्टबिन में डालती है। फिर दोपहर का खाना तैयार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जानवी रसोई में आती है और खाने की खुशबू सूंघकर गुस्सा होते हुए कहती, सिमरन तुमने खाना बना लिया?
ठीक है, अब इसे डाइनिंग टेबल पर रख दो। याद रखना, तुम सिर्फ खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखोगी। टेबल पर खाना हम खुद परोसेंगे। मैं तुम्हारा परोसा हुआ खाना नहीं खाऊंगी। जेठानी जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं, देवरानी हूँ। आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत मन से खाना बनाया है, मुझे सभी को खिलाने दीजिए, मुझे खुशी होगी। तू इसी लायक है, अपनी औकात मत भूल। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना अभी घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझी ना? इसलिए जितना कहा जाए बस उतना ही कर। अब जानवी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग आते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। सिमरन दूर खड़ी रहती है। निर्मला, आकाश और अक्षय खाना शुरू करते हैं। तभी अक्षय सिमरन को बैठने का इशारा करता है। सिमरन धीरे से आगे बढ़ती है और एक खाली कुर्सी की तरफ हाथ बढ़ाती है। ये देखकर जानवी गुस्से से कहती है, ये क्या कर रही है? यहाँ बैठने की हिम्मत भी मत करना। तुम हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। तुम्हारा और हमारा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। तुम बाद में रसोई में बैठकर खाना, जब हम सब खा लेंगे तब। जेठानी जी, मैं इस घर की देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगता है तो आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ये देखकर अक्षय को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो आकाश और अपनी माँ के डर से कुछ नहीं बोल पाता। वो बस चुपचाप खाना खाता है। खाना खत्म होने के बाद आकाश और अक्षय ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तब जानवी वॉशरूम में ढेर सारे कपड़े रखती है और सिमरन को आवाज देती है। सिमरन आती है तो जानवी सिमरन से कहती है, सिमरन, वो जो कपड़ों का ढेर पड़ा है ना, उन सबको धोना है। और याद रहे, वॉशिंग मशीन खराब है, तुम्हें हाथ से धोने होंगे। कपड़े धोने के बाद सबको छत पर फैला देना। शाम तक काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है जेठानी जी, मैं कर दूंगी। काम बताकर जानवी वहां से चली जाती है। सिमरन वॉशरूम में बैठकर ढेर सारे कपड़े धोती है। उसके हाथों में छाले पड़ने लगते हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं करती। फिर वो कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है। वहां ममता उसे इतने सारे कपड़े सुखाते हुए देखकर कहती है, अरे तुम तो नई बहू हो ना, अक्षय की पत्नी? मैंने सुना था कि अक्षय ने अचानक शादी कर ली। जी हाँ, मैं ही अक्षय जी की पत्नी हूँ। और आपने सही सुना कि हमारी शादी अचानक हुई है। तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई? आमतौर पर नई बहू के आने पर तो अब बड़ा उत्सव होता है। जी, मुंह दिखाई की रस्म की क्या जरूरत है? मैंने ही मना कर दिया था। घर के काम करना भी तो जरूरी है ना। अरे क्या बात हुई? तुम इस घर की देवरानी हो, कोई नौकरानी नहीं। तुम्हारी भी अपनी इज्जत है। जानवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा कह ही रही थी कि तभी जानवी छत पर आ जाती है। उसे पड़ोसन और सिमरन को बात करते देख गुस्सा आता है। जानवी गुस्से से सिमरन से कहती है, सिमरन, इतना समय हो गया, अभी तक कपड़े ही नहीं सूखे। जल्दी नीचे चल, नीचे बहुत काम पड़ा है। फालतू बातें करने का वक्त नहीं है हमारे पास। सिमरन सिर झुकाकर नीचे चली जाती है। निर्मला जानवी की तरफ नफरत से देखती है और मन ही मन सोचती है, देखो तो इसे, अपनी अमीरी का कितना घमंड है। अपनी ही देवरानी को नौकरानी बनाकर रख रही है। बेचारी लड़की कितनी सीधी है। ये जानवी तो बहुत ही जालिम निकली। नीचे आकर जानवी अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और सिमरन से कहती है, सिमरन, मेरे कमरे में बहुत धूल है, जाकर पूरी सफाई कर देना। और हाँ, बेडशीट भी बदल देना। और हाँ, सारा काम अच्छी तरह करना। मुझे सफाई में कोई कमी नहीं चाहिए। जेठानी जी, अभी ही तो मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? कोई जरूरत नहीं है आराम करने की। चुपचाप मेरे कमरे की सफाई कर। जेठानी जी, आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं नौकरानी नहीं, देवरानी हूँ। लेकिन फिर भी आपको इसमें खुशी मिलेगी तो मैं ये कर देती हूँ। ऐसा कहकर सिमरन सफाई करने लगती है और जानवी हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। उधर निर्मला अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वो हॉल में आती है और जानवी से कहती है, बेटा जानवी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू जरा मेरा चश्मा ढूंढ दे। क्या माँ जी, आपने मुझे नौकर समझ रखा है क्या, जो मैं अब आपका चश्मा ढूंढूं? आप खुद ढूंढ लीजिए अपना चश्मा। ऐसा कहकर जानवी पैर पटकते हुए टेरेस की तरफ चली जाती है। सिमरन, जो जानवी के कमरे की सफाई कर रही थी, ये सब सुन लेती है। वो तुरंत बाहर आती है और निर्मला से कहती है, माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं ढूंढ देती हूँ आपका चश्मा। आप यहाँ सोफे पर आराम से बैठिए। ऐसा कहकर सिमरन कुछ ही मिनटों में चश्मा ढूंढ लेती है जो अखबार के नीचे दबा हुआ था। वो बड़े प्यार से सास को चश्मा पहनाती है। तब निर्मला कहती है, शुक्रिया बेटा, मुझे इसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता। तूने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। माँ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप अपने छोटे मोटे काम मुझसे बोल दिया करो, मैं हमेशा आपके पास ही हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तेरी जेठानी तुझे नौकरानी बनाकर रखती है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं तुझे कुछ ना बोलूं, कहीं वो तुझ पर और गुस्सा ना करे। मुझे बुरा लगता है ये सब देखकर। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस घर की देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं। आप हक से मुझे हर काम बोल सकती हैं। मुझे आपकी सेवा करके खुशी मिलेगी। अब मैं कमरे की सफाई पूरी कर लूं, वरना जेठानी जी गुस्सा करेंगी। सिमरन वापस कमरे में चली जाती है। निर्मला वहीं बैठी उसे देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, एक तरफ मेरी ये बड़ी बहू जानवी है जो सीधे जवाब देती है और अपनी सास की मदद करने में भी उसे आलस आता है।
और दूसरी तरफ ये सिमरन है जिसे हम नौकरानी की तरह रख रहे हैं, फिर भी वो मेरी तुरंत मदद करने आ गई। असली संस्कार तो इस लड़की में है। अब रात का समय होता है, सिमरन रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अचानक जानवी रसोई में आती है और कहती है, क्या बना रही हो सिमरन? जेठानी जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। उम्मीद है सबको पसंद आएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी पसंद की सब्जी बनाने की? मैंने कहा था ना कि जो मैं कहूंगी वही बनेगा। मैं इस सब्जी को अभी उठा के फेंक देती हूँ। मुझे भिंडी की शक्ल भी पसंद नहीं है। पर जेठानी जी, ये अन्न है, इसे ऐसे फेंकना पाप है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपने लिए रख लेती हूँ और आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। कृपया ऐसे मत फेंकिए। मैंने कहा ना, फेंक दे। तू मुझे सिखाएगी क्या पाप है और क्या पुण्य? जानवी सब्जी फेंकने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी सिमरन उसे रोकने की कोशिश करती है। नहीं भाभी जी, मत फेंक। मैं आपको अन्न का अपमान नहीं करने दूंगी। खाने की इज्जत कीजिए। जानवी को इतना गुस्सा आता है कि वो सिमरन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सिमरन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फिर जानवी कहती है, नौकरानी है ना, अपनी औकात मत बोला कर, समझी ना? अब ये भिंडी तू ही खाना और चुपचाप मेरे लिए बैंगन का भरता बना। अगर आधे घंटे में खाना में इस पर नहीं लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी जी, मैं नौकरानी नहीं देवरानी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं वैसा ही कर लूंगी। मैं अभी भरता बना देती हूँ। सिमरन रोते हुए काम करने लगती है। तभी अक्षय ऑफिस से घर लौटता है। वो रसोई के पास से गुजरता है और सिमरन को रोते हुए देख लेता है। वो तुरंत अंदर आता है और कहता है, सिमरन क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ नहीं अक्षय जी, बस आंखों में धुआं लग गया था। आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सिमरन, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी बहुत अति कर रही हैं। वो तुम पर जुल्म कर रही हैं। हम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। चलो मेरे साथ, हम कहीं और रहेंगे जहाँ भले ही छोटा घर हो पर इज्जत तो होगी। नहीं अक्षय जी, ऐसा मत कहिए। माँ जी अकेली पड़ जाएंगी। पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके बेटों को अलग नहीं करना चाहती। घर टूटना अच्छी बात नहीं है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, पर आप अलग होने की बात मत कीजिए। निर्मला रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ी है, सब चुपके से सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है, मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, खुद पर इतना जुल्म सह रही है, फिर भी मेरे और मेरे परिवार के टूटने की चिंता कर रही है। घर के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ जाती है। जानवी जो अब तक सिमरन को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जानवी सिमरन के कमरे में आती है और कहती है, सिमरन, चलो जरा बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं। ठीक है जेठानी जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की, सब्जियां ही तो लेने जा रहे हैं, ऐसे ही चलो। अब जानवी सिमरन को बिना तैयार हुए अपने साथ लेकर निकलती है, लेकिन वो सब्जी मार्केट जाने की बजाय अक्षय और आकाश के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में वो सिमरन को अक्षय के सभी दोस्तों से मिलवाती है। अक्षय का दोस्त निहाल उसकी पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ये क्या भाभी जी, आपके साथ ये कौन है? आपकी नौकरानी है या देवरानी? इसका हुलिया तो बिल्कुल नौकरानी की तरह लग रहा है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब जानवी धीरे से अक्षय के पास आकर उसके कान में कहती है, देखा आपने, इस गरीब लड़की ने अपना कितना मजाक उड़वाया। अगर मेरी बहन आती तो आपके दोस्तों में इज्जत बढ़ जाती। यह सुनकर अक्षय गुस्से से सिमरन की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद जानवी सिमरन को लेकर घर आ जाती है। अब जानवी हर दिन अक्षय को किसी न किसी तरह सिमरन के खिलाफ भड़काती और इस तरह अक्षय भी धीरे धीरे सिमरन से दूर होने लगा था। इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन जानवी कनिका को फोन करती है और कहती है, कनिका, तू जल्दी से अपना सामान पैक कर और यहाँ आ जा। लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारना होगा। मैंने अपनी देवरानी को नौकरानी बनाकर रखा है और अक्षय को भी उसके खिलाफ भड़का दिया है। बस अब किसी बहाने सिमरन को घर से निकाल दूंगी और फिर तुझे अपनी देवरानी बनाऊंगी। बस तू जल्दी से यहाँ आ जा। कनिका यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शाम तक कनिका जानवी के घर आ जाती है। कनिका जानवी को सिमरन के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कनिका छत पर बैठी थी। तभी सिमरन वहां आकर कपड़े फैलाने लगती है। तब कनिका कहती है, ई नौकरानी, खूब मन लगाकर काम कर, क्योंकि तू यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। फिर तो दीदी तुझे इस घर से निकालकर फेंक ही देंगी और मैं आऊंगी इस घर में राज करने के लिए। कनिका जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं देवरानी हूँ और मैं जानती हूँ कि जेठानी जी मुझे इस घर से निकालकर फेंक देंगी और मेरी जगह आप आओगी। लेकिन आप अगली नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जेठानी जी को आराम की आदत पड़ चुकी है। जब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो नौकरानी का किरदार आपको ही निभाना होगा और आप भी इस घर की देवरानी नहीं नौकरानी होंगी, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा कहकर सिमरन छत से नीचे चली जाती है। तब कनिका मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं देवरानी बनूंगी। मैं दीदी को अभी से आदत डालूंगी कि नौकरानी मैं नहीं बल्कि वो बने।
यही सोचकर कनिका नीचे आती है और जाह्नवी के कमरे में आकर कहती है, दीदी आज मेरा मन पालक पनीर खाने का है और सुनिए मुझे बाहर का खाना नहीं चाहिए, आप अपने हाथ से बनाइए। कनिका तू ये क्या कह रही है? तुझे पता है ना मुझे रसोई में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। सिमरन है ना वो बना देगी, वो बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती है। नहीं, मुझे सिमरन के हाथ का नहीं खाना, आप ही बनाएंगी। अगर आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो फिर मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब? अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? ठीक है मैं बना देती हूँ, तू आराम कर। जाह्नवी भारी मन से रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। तभी वो सिमरन को देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, तू खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही है? ये फ्रिज गंदा हो रहा है, इसे साफ कर। अब सिमरन फ्रिज साफ करने लगती है और जाह्नवी खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। आकाश, अक्षय, सास और कनिका सब बैठते हैं। सिमरन सभी को खाना सर्व करती है। तभी कनिका एक निवाला पालक पनीर खाकर कहती है, ये क्या बनाया है दीदी? इसमें नमक इतना ज्यादा है और पनीर तो एकदम कच्चा है, बिल्कुल घटिया खाना है। आप इतना बुरा खाना कैसे बना सकती हैं? इसे अभी उठा के कूड़े में फेंक दीजिए और मेरे लिए दोबारा कुछ अच्छा बनाइए। कनिका तू कैसी बातें कर रही है? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, सब लोग खा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाभी बना दीजिए ना, अगर वो बोल नहीं है तो। मेहमान है वो, उसकी पसंद का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ये क्या हो रहा है? मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अब जाह्नवी को दोबारा रसोई में जाना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू है। वो दोबारा पालक पनीर बनाकर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन कनिका अक्षय से कहती है, अक्षय जी आज शाम को मेरी कुछ कॉलेज की सहेलियां मुझसे मिलने यहाँ आ रही हैं, आप प्लीज उनके लिए बाहर से कुछ बढ़िया नाश्ता ला दीजिएगा। कनिका मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जल्दी निकलना होगा। तुम भाभी से कह दो, वो कुछ बनवा देंगी या मंगा देंगी। ऐसा कहकर अक्षय ऑफिस के लिए निकल जाता है। तब कनिका जाह्नवी के पास आकर कहती है, दीदी मेरी सहेलियां आ रही हैं, आप जल्दी से नाश्ता तैयार कर दीजिए। कनिका हम जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं ना, इतना झंझट कौन पालेगा? नहीं, मुझे कुछ नया और घर का बना हुआ खिलाना है। ठीक है मैं सिमरन से कहकर अभी बनवा देती हूँ। नहीं दीदी, उस नौकरानी के हाथ का नहीं, मुझे आपके हाथ का बना नाश्ता चाहिए। आखिर में जाह्नवी को ही नाश्ता बनाना पड़ता है। शाम को कनिका की सहेलियां आती हैं। जाह्नवी नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आती है और सभी को नाश्ता देने लगती है। तब माला कनिका से पूछती है, कनिका ये कौन है जो नाश्ता लाई है? तुम्हारी नौकरानी? ये मेरी बड़ी बहन है, लेकिन इस घर में तो ये मेरे लिए नौकरानी की तरह ही काम करती हैं। यह सुनकर जाह्नवी को इतना बुरा लगता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो वहीं चिल्ला पड़ती है, कनिका तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी सगी बहन को नौकरानी बता रही है? शर्म नहीं आती तुझे? मैंने तुझे यहाँ बुलाया, तुझे अक्षय के करीब लाने की कोशिश की और तू मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रही है। क्या हुआ, नौकरानी कह दिया तो? काम करने वाली को तो काम वाली ही बोलेंगे। क्यों सहेलियों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? कनिका की सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी सिमरन हॉल में आती है और गुस्सा होते हुए कहती है, बस बहुत हुआ कनिका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए। और तुम लोग क्यों हंस रही हो? इस घर में मेहमान बनकर आई हो और इन्हीं की बेइज्जती कर रही हो। शर्म करो, निकलो इस घर से अभी के अभी, चले जाओ सबके सब। अरे ये नौकरानी हमें घर से निकाल रही है। चलो सहेलियों, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। कैसी अजीब जगह है ये कहकर कनिका की सहेलियां गुस्से में चली जाती हैं। तब कनिका सिमरन से कहती है, सिमरन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेलियों को भगाने की? तूने मेरी नाक कटवा दी। कनिका थप्पड़ मारने के लिए सिमरन पर हाथ उठाती है, लेकिन इस बार जाह्नवी उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और कहती है, बहुत हो गया नाटक, अब और नहीं। मैंने तुझे आस्तीन का सांप बनाकर पाला है और तूने मुझे ही नौकरानी बनाने की कोशिश की। निकल जाए इस घर से अभी के अभी। जाह्नवी सिमरन को धक्के देकर दरवाजे की तरफ ले जाती है। तभी अक्षय कहता है, भाभी आप क्या कर रही हैं? कनिका जैसे भी है हमारे घर की मेहमान है, उसे ऐसे धक्के देकर मत निकालिए। जाह्नवी ये सब क्या है? जो हुआ उसे जाने दो, बात को अभी खत्म करो। नहीं अक्षय, आकाश, तुम दोनों नहीं जानते कि पूरा सच क्या है। ऐसा कहकर जाह्नवी धक्के देकर कनिका को बाहर निकाल देती है और फिर कनिका के कमरे में जाकर उसका सूटकेस लाकर बाहर फेंक देती है। कनिका अपना सूटकेस उठाकर चली जाती है। तब जाह्नवी घर के सभी लोगों को सारी बातें बताती है। सुनकर अक्षय कहता है, सिमरन मुझे माफ कर दो, मैं कनिका के दिखावे और भाभी की बातों में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी सादगी और तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दो अक्षय, आकाश, माँ जी, सिमरन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपना ही घर नर्क बना दिया। सिमरन तू नौकरानी नहीं देवरानी है, मैं ही तेरे काबिल नहीं थी। जेठानी जी रोइए मत, मैंने कहा था ना मैं इस घर की नौकरानी नहीं देवरानी हूँ और एक देवरानी अपनी जेठानी को गिरते हुए नहीं देख सकती। चलिए सब भूल जाते हैं, आखिर हम एक ही परिवार हैं।
अक्षय आगे बढ़कर सिमरन का हाथ थाम लेता है। पूरे घर में अब शांति और प्यार का माहौल होता है। निर्मला मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बहुओं को देखती है और अब कहानी एक खुशहाल मोड़ पर खत्म होती है।